आज हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं देश के एक वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ से, श्री केसी त्यागी जी से, जो लगभग 8 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं और राजनीति की सबसे गहरी समझ रखने वाले पॉलिटिशियन हैं। इनसे हम बात करने जा रहे हैं बिहार के ऊपर, जहां पे घमासान ही घमासान है। जाति के नाम पे घमासान हो रहा है, संविधान के नाम पे घमासान हो रहा है, धर्म के नाम पे घमासान हो रहा है, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन के नाम पे घमासान हो रहा है। यानी घमासान का पर्यायवाची शब्द बन चुका है बिहार। चूंकि अक्टूबर या नवंबर में वहां चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है वो नीतीश बाबू की पार्टी है, जनता दल यू है। उसके प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता, पूर्व राज्यसभा के सांसद त्यागी जी हैं। इनसे हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सामाजिक व्यवस्था पे, आर्थिक व्यवस्था पे, राजनीतिक व्यवस्था पे और बिहार के भविष्य पे तथा केंद्र की राजनीति पे पड़ते हुए प्रभाव के ऊपर। त्यागी जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। जनता दल यू और बीजेपी दोनों वहां शासन में पार्टनर हैं। जनता दल यू अपने आप को बीजेपी से किस तरीके से अलग रूप से चुनाव में पेश करेगी? नहीं, वहाँ बीजेपी को या जेडीयू को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं रही अतीत में। जी जी। 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे जी, उस समय बिहार बहुत असहज परिस्थितियों से गुजर रहा था। जी जी। ना कानून का वहाँ पे राज था, ना डेवलपमेंट वहाँ पर था, शिक्षा संस्थाएं बंद थी, कानून व्यवस्था खराब थी। तो वो तब नीतीश कुमार ने संभाला था और एक ही एजेंडा था नीतीश कुमार का, गुड गवर्नेंस। जी। तो इस बार भी चुनाव में 20 साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की गुड गवर्नेंस वही चुनाव का मुख्य एजेंडा। त्यागी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में आमूल चूक परिवर्तन हुआ है। पिछले महीना मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं, सिवान का हूं, गया था, मैंने देखा सड़कें, जल, इसके अलावा बिजली, ये 3 चीजें क्लियर कट विकसित बिहार के को दर्शाती है। लेकिन वहां पे और भी समस्याएं हैं जो वित्तीय कारणों से राज्य जिसको कर नहीं पाया है। अब चुनाव में बिहार जा रहा है, आपको लग रहा है कि जनता दल यू को बीजेपी हंसिए पे ला रही है और जनता दल यू को एलिमिनेट करने का प्रोसेस बीजेपी शुरू कर रही है वहां पे? देखिए, बिहार की जो यूएसपी है जी, बिहार के चुनाव की जो यूएसपी है उसका चेहरा नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार को कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्तियों का समूह इग्नोर नहीं कर सकता है। जी। पिछले 20 वर्षों में जब भी कोई सरकार बनी है उसमें नीतीश कुमार जी का नेतृत्व अपरिहार्य, इनएविटेबल माना गया है। जी जी। वो एक चेहरा बना बिहार में। और यूं भी लालू जी को छोड़ दीजिए जो हाशिए पर है, जी। बिहार में उनकी कद काठी के आसपास का भी कोई नेता आज मौजूद नहीं है। जी। और उनसे असहमति रखने वाले जो नेता हैं या रहे हैं, जी जी, वो भी कुछ सवालों पर एक सहमति रखते हैं, गुड गवर्नेंस, अनकरप्टेबल जी, और कोई कास्टिज्म ना प्रोपेगेट करने वाला और वंशागत राजनीति से अपनी पार्टी को और अपने को दूर रखने वाला। और जिस लोक लाज में उन्होंने राजनीति की है वो एक मिसाल है। लिहाजा वहाँ का चुनाव फिर नीतीश कुमार के इसी व्यक्तित्व के आसपास घूमता और फिरता है। त्यागी जी, दोबारा राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन के बाद, संबंध विच्छेद के बाद बीजेपी के साथ पुनः संबंध स्थापित करके नीतीश बाबू सरकार बनाए, तो क्या उनके स्टेचर में कुछ कमी आई है या लग रहा है कि आपको आज की तारीख में इस गठबंधन से जेडीयू की यथास्थिति मेंटेन रहेगी चुनाव में? देखिए, नीतीश कुमार जी का आभा मंडल जब तक सुरक्षित है और कोई वजह नहीं है, कोई कारण भी नहीं है कि उनके आभा मंडल में कमी आए, तब तक जेडीयू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसमें दो राय नहीं है। मैं व्यक्तिवादी राजनीति के पक्षधर नहीं रहा, जी जी, और मैं उसका विरोधी रहा हूँ। लेकिन ये भी ध्रुव सत्य है कि जनता दल जब हम लोगों ने 89 में बनाया था जी, और जब 90 में हम सब लोगों ने मिलकर के लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया था, जी,
तो लालू जी उस समय नोबडी थे, ठीक है। एक विधायक थे, उसमें शरद यादव जी भी, नीतीश कुमार जी, हम सब लोगों की महती भूमिका थी। जी लेकिन उनकी एरोगेंस और नॉन गवर्नेंस, जी दो बड़े कारण हुए जिसकी वजह से नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस समेत 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद उनसे अलग हुए। यद्यपि शरद यादव, हम सब लोग फिर भी जनता दल में जुटे रहे। लेकिन जब चारा घोटाले कांड में उनकी सजा होती है, वो एक लम्हा है जब एक समाजवादी होने के नाते, जेपी लोहिया का शिष्य, कर्पूरी का शिष्य होने के नाते उनको पद त्याग करके पार्टी के किसी वर्कर को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जी और वो लालू के जीवन का सबसे बड़ा फिसलन है जी जब वो अपनी पत्नी, जिन्होंने राजनीति में कभी ग्राम प्रधानी का भी जिनका अनुभव नहीं था, उनको मुख्यमंत्री बनाया। फिर देवे गौड़ा, रामविलास, शरद यादव, हमारे जैसे लोग सब अलग हो गए। जी त्यागी जी, यही मौलिक कारण है परिवारवाद इतना ज्यादा हावी हुआ आरजेडी में और दूसरे यादव वंशी शासनों में, चाहे वो मुलायम सिंह का हो, जिसकी वजह से पूरे यदुवंश का शासन भारत से समाप्त हो गया और आने की अब उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि ये परिवार पर इतना फोकस करते हैं कि परिवार के अलावा इनको कोई नहीं दिखता है। राज्यसभा भी इनके फैमिली के लिए होगा, विधानसभा भी इनके फैमिली के लिए होगा, लोकसभा भी इनके फैमिली के लिए होगा। फैमिली के बाहर ना तो मुलायम सिंह निकल पाए या ना लालू प्रसाद निकल पाए। एक मेरा आपसे प्रश्न यह है त्यागी जी, बीजेपी बिहार में नए जातीय समीकरण को साध रही है, क्या आपको लगता है कि जेडीयू का जो परंपरागत वोट बैंक है, महादलित हो गया, मुस्लिम्स का वोट बैंक हो गया, इसके अलावा अपना जो नीतीश बाबू का जो वर्ग है उसका वोट हो गया, उस वोट को साधने में बीजेपी कामयाब हो रही है और आपका वोट बैंक वहां खंडित हो रहा है? देखिए, जेडीयू कोई अलग से विचार की पार्टी नहीं है। जो डॉक्टर लोहिया का सामाजिक सशक्तिकरण था, अनप्रिविलेज सेक्शंस को सत्ता में लाने का, और सबसे ज्यादा कर्पूरी ठाकुर का जो वंचितों को सत्ता में हिस्सेदारी, उसका अब अभ्रंश रूप हो चुका है। मैं वो जी जी बिल्कुल वो बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर लेता हूँ, लेकिन इसके मूल में यही था। और जब 1978 में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जी वो मेरा मॉडल है, जो कर्पूरी ठाकुर का मॉडल है। जी जब उन्होंने आरक्षण के अंदर आरक्षण किया था, जी उसमें पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, जी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे 1978 में, जी जी और महिलाएं थी। इन 4 वर्गों को उन्होंने बांटा था। अब उसमें मैं आपके रिकॉर्ड पे और कहना चाहता हूँ, चूंकि बिहार में चलेगा, कर्पूरी ठाकुर के इस फॉर्मूले के बाद कर्पूरी जी के ही पार्टी के कुछ लोगों ने उनको कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहना शुरू कर दिया। जी जी जिनको लगता था कि उनके वर्ग हितों पर कुठाराघात हो रहा है, है। लेकिन वो आइडियल सिचुएशन थी। और उसको नीतीश कुमार ने भी, शरद यादव ने भी, रामविलास ने भी, सब लोगों ने बढ़ाया। मुझे वो दिन भी याद है जब महिलाओं के आरक्षण की बात चली थी, तब नीतीश कुमार पूरे संसद में अकेला एमपी था जिसने तब भी कोटा विदिन कोटा महिलाओं के लिए कहा, बातचीत की थी। तो जी बेसिकली ये सामाजिक न्याय की जो डॉक्टर लोहिया का है, जी जी उसकी पार्टी है। अब जातीय समूहों ने किस तरह से इसको अपने परिवार और जातियों में इसको संगठित कर दिया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन नीतीश कुमार ने संभव प्रयास किए हैं अपने आप को इस गंदगी से बचाए रखने के लिए। इसलिए किसी की संकीर्ण राजनीति का या किसी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स का नीतीश कुमार फिनोमिना पे कोई असर नहीं पड़ता। त्यागी जी, एक नई बात बिहार में देखने को मिल रही है, यंग लीडरशिप बिहार में इमर्ज करके आ रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव का हो या चिराग पासवान का हो। ठीक है, इनके सभाओं में जन समूह का सैलाब उमड़ रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं से अपनी प्रासंगिकता को जेडीयू बना पाएगी? क्योंकि इनके मुकाबले नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 4-5 टर्म के मुख्यमंत्री हैं, जनता नया चेहरा ढूंढ रही है जो जेडीयू के पास नहीं है। तो क्या नीतीश बाबू टक्कर दे पाएंगे? देखिए, नीतीश बाबू चिराग पासवान या तेजस्वी लालू प्रसाद जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी नहीं जी, वो अपने पिताश्री के दोनों नेता जो उनकी विरासत है उसको ले रहे हैं जी। नीतीश कुमार के पास ना कोई विरासत थी, ना वो कुछ छोड़ रहे हैं, सिवा इसके जो उनकी गुड गवर्नेंस की और जो सोशलिस्ट इश्यूज थे जो प्रखरता के साथ उन्होंने उठाए थे, उनकी विरासत।
एज ऑन टुडे नीतीश कुमार का कोई वारिस नहीं है। नीतीश कुमार का वारिस उनकी संपत्ति जो कुछ भी है उनकी वही है जो उन्होंने इन मार्जिनलाइज सेक्शंस को एम्पावर करने के लिए की थी और जो उनके आज भी दीवाने हैं। और सबके प्रयासों के बावजूद भी उनकी जो इन वर्गों में लोकप्रियता है कभी कम नहीं हुई। त्यागी जी, लोकसभा में जो परफॉर्मेंस पॉलिटिकल पार्टीज का रहा है, अगर वही परफॉर्मेंस विधानसभा में रिपीट हो रहा है तो जेडीयू कहां पा रही है अपने आप को? देखिए, जेडीयू का जो ग्राफ है वो घटता बढ़ता रहता है जी। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी की महती भूमिका थी कम नंबर होने के बाद में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की। जी। यूं भी उस समय सुशील मोदी जी के अलावा उन ऊंचाइयों का उनके पास भी कोई नहीं था। और मैं उनको स्मरण भी करना चाहता हूँ, हमने साथ काम किया है। जी। नीतीश जी का वैचारिक तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अगर कोई विकल्प हो सकता था तो सुशील मोदी थे। जी। जिसमें वो प्रखरता थी भी और समाज सवालों को समझने की क्षमता भी थी। अब नीतीश कुमार जी अगर नहीं है राजनीतिक पटल पे तो उनके द्वारा छेड़े गए सवाल, जैसे कर्पूरी ठाकुर नहीं है लेकिन आज उनको भारत रत्न मिला है जी, उनके द्वारा छेड़े गए सवाल को नीतीश कुमार ने इंडियन पॉलिटिक्स के वातावरण में जिन सवालों को छेड़ दिया, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण भी शामिल है। जी। आज 50% का कोटा है बिहार में पुलिस में महिलाओं का। आज 35% का आरक्षण है नगर निगम में, ग्राम पंचायत जहां जाइए। अब ठीक है, तात्कालिक तौर पे पति भी साथ चलता है लेकिन पति पीछे चलता है, आगे पत्नी चलती है, महिलाएं चलती है। तो उन्होंने जो किया है, अब जो मुंबई का जो मैरिन ड्राइव है उसकी शक्ल और नकल दोनों आप पटना में देख सकते हो। मैं वहाँ पे गया, 10-15 हजार युवक युवतियाँ वहाँ पर मैरिन ड्राइव जो है पटना का, उसमें ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम लोग मुंबई में घूमते थे। जी, जी। उसने उसको मॉडर्नाइज करने का भी प्रयास किया है। और जो पुरातन उसकी परंपराएं थी, चाहे राजगीर थी, चाहे गया जी का टेम्पल था या नालंदा की यूनिवर्सिटी थी, उनको भी सहेज के संभाल के रखने का काम नीतीश सरकार ने किया है। त्यागी जी, जो जन आधार जनता दल यू का खिसका है, चाहे वो मुस्लिम का हो, पिछड़ों का हो या महादलित का हो, पार्टी के आधार पे या सरकार के आधार पे वो क्या प्रयास हैं कि आपके जन समर्थन वापस जनता दल यू के पास आए? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं वो बहुत प्रखरता के साथ सामने आए और इन सवालों को प्रखरता से उठा करके अपने अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने की भी होड़ लगी जी। कोई ओवैसी को मैच नहीं कर सकता, लालू प्रसाद जी का बेटा भी मैच नहीं कर सकता, इंदिरा जी का पोता भी मैच नहीं कर सकता, और भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सवाल हैं। अब जेडीयू बीजेपी के साथ है जिससे वैचारिक तौर पर ये सवाल अछूते हैं, लिहाजा ये हमारे सामने दिक्कत और परेशानी की बात जरूर है जी। लेकिन जहाँ तक पिछड़ी अति पिछड़ी जाति है और या दलित महादलित है, उनके सवाल हमने प्रखरता के साथ उठाए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, एम्पावरमेंट किया है। उनमें से कोई छिटका है ऐसा करके मैं आपसे नहीं मानता। त्यागी जी, एक बात मुझे परेशान कर रहा है, जो इस सवाल का जवाब आप देंगे। नीतीश बाबू की जो पार्टी बदलने की परंपरा रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये मेन फैक्टर है जनाधार को खिसकने का या दूसरों के प्रति विश्वास का? देखिए, भारतीय राजनीति का ये एक ऐसा दौर है जिसमें एक व्यक्ति या एक पार्टी को आप जिम्मेदार नहीं बता सकते। हमारी मित्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी, उसने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ भी गठबंधन किया जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी के साथ भी गठबंधन किया, जो दोनों एक ही सूबे की पैरेलल पार्टी। उन्होंने ममता जी के साथ भी किया, उन्होंने मायावती के साथ किया जो कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार ... लेफ्ट ने समर्थन दिया था एक समय में। हाँ, उन्होंने शिवसेना के दोनों सेक्शन और फैक्शंस के साथ भी काम कर लिया। तो अकेले नीतीश कुमार या उनकी पार्टी ने ही अलायंस बदले हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये भारतीय राजनीति का वो संक्रमण काल है कि जहां सीपीएम, सीपीआई और जनसंघ ने भी साथ साथ काम किया। जी।
त्यागी जी, देश की जो राजनीति है उसका ध्रुवीकरण दो पक्ष में है, कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी। इस ध्रुवीकरण में आप अपनी पार्टी को या अपनी पार्टी की वो भूमिका को किस प्रकार से देख रहे हैं? केंद्र में आपके सहयोग पे केंद्र की सरकार टिकी हुई है, अगर नीतीश बाबू इधर उधर होते हैं तो सरकार का जय श्री राम हो जाएगा। देखिए, मूल तौर से जो लोहिया सोशलिस्ट है जी, और लोहिया की जो गैर कांग्रेसवाद की प्रखरता थी वो भी हमारी अभी कम हुई होगी, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने ही गैर कांग्रेसवाद का नारा उस समय दिया था और उसी के चलते 77 में हम जनता पार्टी में शामिल होकर के इंदिरा जी के कुशासन से लड़े थे। जी, उसके बाद वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल बनाया था जो अब तक चला आ रहा है। जी, जी, एक दो अवसरों को छोड़ दो, मूलतः हम लोग गैर कांग्रेसी दल हैं जी, और उसी में हमारा जो साथ है वो जनसंघ के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया था। कई मौलिक सवालों पर लोहिया जी के भी, कर्पूरी जी के भी और नीतीश कुमार जी के भी जी, रिश्ते अलग रहे और वो वैचारिक जो प्रतिबद्धता थी वो हम लोगों ने कभी कमजोर नहीं होने दी। आर्टिकल 370 के सवाल पर एनडीए में होते हुए हमने सदन से वॉकआउट किया। नीतीश कुमार की चिट्ठी है लॉ कमीशन के चेयरमैन के नाम कि यूसीसी का सवाल ऐसा है जिस पर सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, एक तरफा आपको इसको लागू नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी प्रतिबद्धता एनडीए के साथ है और हम चाहेंगे ये अपना कार्यकाल पूरा करें। जी। त्यागी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार का नाम आखिरी स्थान पे है, 28वें नंबर पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में। इसके वजह से बिहार के युवाओं में आज भी एक निराशा की लहर चल रही है और ये निराशा क्या परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं? देखिए, इसकी जड़ में भी जाने की आवश्यकता, मैं आपके मूल्यांकन से एग्री हूँ, लेकिन जिस दिन बिहार का डिवीजन हुआ था उससे पहले भी बिहार बीमार था। लेकिन बंटवारे के बाद जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, जितने इंडस्ट्रियल टाउन्स थे, जितनी भी इंडस्ट्री थी, सब झारखंड में चली। जी, बिहार के हिस्से में बेबसी, लाचारी और तकलीफ आई, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने हर सरकार के साथ बात भी रखी और लड़ाई भी करी और दिल्ली में लाखों लोगों की उपस्थिति में यहाँ प्रदर्शन भी किया। मैं, शरद यादव और अपने वशिष्ठ नारायण सिंह एक ग्रुप बना करके बिहार के मामले को लेकर के मनमोहन सिंह जी से मिले, जिन्होंने रंगराम राजन कमीशन बैठाया था और जिसने मना कर दिया कि इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी, ये आप किसी कागज पे लिख लीजिए। फिर NK सिंह जी जो हमारे अपने ही राज्यसभा के MP थे, वो चेयरमैन बने 16वें वित्त आयोग के। उनको हमने कहा, बिहारी होते हुए और हमारे अपने होते हुए उन्होंने भी कह दिया कि ये अब वो शर्तें पूरी नहीं करती बिहार राज्य के दर्जे की, विशेष नहीं मिल पाएगा। हाँ नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपके प्रारंभिक संबोधन से मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है। वहाँ निराशा भी होती है कई बार, वहाँ पे कई बार गुस्सा भी आता है, लेकिन हमारे प्रयास कभी कम नहीं रहे विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और इसको बीमारू राज्य से उठाने के लिए। अभी मैंने एक लेख समाप्त किया है, जी जी, उसकी एक लाइन में जरूर आपको पढ़ के सुनाऊंगा जी। मैं किसानों की आत्महत्या पे मैंने ये मेरा लेख जी है। जी जी, और मैंने सारे लिखा है कि 10 वर्षों में बिहार में औसतन 12,000 अन्नदाता हर वर्ष सुसाइड करते हैं। हैं। बिहार अकेला राज्य है जहाँ एक भी किसान में आत्महत्या नहीं नहीं की। तो ये भी गुण है वहाँ पर। जी, त्यागी जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को छल करता है, उसी तरीके से केंद्र सरकार ने बिहार को छल किया है। बार बार आश्वासन देने के बाद भी न बिहार को कोई पैकेज दिया, न विशेष राज्य का दर्जा दिया। इतने अनाउंसमेंट के बाद भी कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, क्योंकि मैं बिहार का हूं, हर चीज में जानता हूं केंद्र ने क्या क्या घोषणाएं की, लेकिन कोई भी घोषणा वहां जमीन पे अवतरित नहीं हुई। तो आपको लग रहा है कि छल की राजनीति चल रही है? देखिए, इश्क में छल नहीं होता है, इसमें प्रतिबद्धताएं होती है। अब पिछला बजट ले लीजिए आप, जब ये बजट घोषित हुआ है, घोषणा हुई है
सीतारमण जी ने रखा है। कांग्रेस के नेता जय रमेश जो उनके प्रवक्ता हैं, जी जी। उन्होंने कहा बिहार का बजट है, इसका मतलब बिहार को कुछ मिला होगा, तभी कांग्रेस के लोगों ने कहा है। आज कितने एयरपोर्ट, आज पटना एयरपोर्ट देखा आपने, आपने नालंदा देखा है, आपने वहाँ की सड़कें देखी हैं, आपने हर घर पे नल जल पानी ये बिहार से शुरू हुआ है। साक्षरता का भी वहाँ पे बढ़ा है। ऐसा नहीं अब ये 2004 वाला बिहार नहीं, लेकिन इसको अभी और आगे जाना है। त्यागी जी, हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और जनता दल यू बिहार के भविष्य को संवारने में आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बात किए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अनिल जी, आपने काफ़ी प्रखरता के साथ काफ़ी तीखे सवाल किए, बहुत बहुत धन्यवाद।